गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिनव अवस्थी। आज हम हमारे लेक्चर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि लास्ट की क्लासेस में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब के बारे में नॉर्मल से आपको जानकारी दी थी। एंड आई होप आपने अगर वो ढंग से पढ़ा होगा तो वो आपके अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, आज हम, जैसा कि मैंने आपको जो लास्ट क्लास में विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ाया था, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल्स। ठीक है, तो सिंपल सा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। विद्युत द्विध्रुव के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भैया? दो प्रकार होते हैं। पहला, नंबर 1, अध्रुवीय द्विध्रुव। तो ऑब्वियसली सी बात है, दूसरा कौन सा बनेगा? ध्रुवीय द्विध्रुव। तो हम पढ़ रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के प्रकारों के बारे में। तो हमने पढ़ा भैया विद्युत द्विध्रुव दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 अध्रुवीय द्विध्रुव और नंबर 2 ध्रुवीय द्विध्रुव। अब इनके बारे में अगर हम प्रॉपरली नॉलेज लें या प्रॉपरली जानकारी लें तो इनको आप इनके नाम से याद रख सकते हैं। और वो कैसे रख सकते हैं? तो आप देखिए, नंबर 1, अगर हम चर्चा करें अध्रुवीय द्विध्रुव के बारे में, तो ध्यान दीजिए, अध्रुवीय द्विध्रुव वे द्विध्रुव होते हैं जिनके धनायन और ऋणायन के केंद्र एक दूसरे पर कैसे होते हैं? संपाती होते हैं। नोटेड, अध्रुवीय द्विध्रुव वे द्विध्रुव होते हैं जिनके धनायन और ऋणायन के केंद्र एक दूसरे के या एक दूसरे पर कैसे होते हैं? संपाती होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 नाइट्रोजन। ये सभी क्या हैं? अध्रुवीय द्विध्रुव। ठीक है, तो अध्रुवीय द्विध्रुव कौन से द्विध्रुव हुए? जिनके धनायन एवं ऋणायन के केंद्र जस्ट एक दूसरे पर कैसे होते हैं? संपाती होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपके सामने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सभी लिख दिए हैं। नंबर 2, जस्ट इसका अपोजिट होता है भैया ध्रुवीय द्विध्रुव। कौन सा होता है? ध्रुवीय द्विध्रुव। अब ध्रुवीय द्विध्रुव की परिभाषा क्या बनती है? इसकी परिभाषा बनती है, सोचो क्या बनेगी? सोच के देखो एक बार, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? तो मैं कह रहा हूं ये जस्ट इसका अपोजिट है। तो ध्रुवीय द्विध्रुव वे द्विध्रुव होते हैं जिनके धनायन और ऋणायन के केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं। दैट्स सिंपल। तो ध्रुवीय द्विध्रुव वे ध्रुवीय द्विध्रुव वे द्विध्रुव होते हैं जिनके धनायन और ऋणायन के केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड NaCl, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब आप इनको तोड़कर देख लीजिएगा, Na+Cl-। अब इनके धनायन ऋणायन केंद्र एक दूसरे पर संपाती थोड़ी होंगे। दूसरा ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दोनों के कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। तो ये कौन से द्विध्रुव हो गए? ध्रुवीय द्विध्रुव। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव के प्रकार। विद्युत द्विध्रुव दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 अध्रुवीय द्विध्रुव, नंबर 2 ध्रुवीय द्विध्रुव। इनके नाम से आप इनके डेफिनेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अध्रुवीय द्विध्रुव वे द्विध्रुव होते हैं जिनके ऋणायन और धनायन के केंद्र एक दूसरे पर संपाती होते हैं, और ध्रुवीय द्विध्रुव वे द्विध्रुव होते हैं जिनके धनायन और ऋणायन के केंद्र एक दूसरे पर संपाती नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने यहाँ पर शो कर दिए हैं दोनों के। ठीक है, सो नाउ अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आइए चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, आज का हमारा अगला टॉपिक है
कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, ढंग से सुनिएगा, आप चाहे तो यहाँ साथ साथ इस क्लास के साथ नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाने से पहले आप समझने पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना। वापस से रिपीट कर रहा हूं, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना हम करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना, यानी कि हमें ई का मान चाहिए, ठीक है। तो इसका जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसको मैं पहले नॉर्मली बिल्कुल स्लो लैंग्वेज में या बिल्कुल स्लोली आपको बता देता हूं, तो आप पहले उसको सुनिएगा, समझिएगा, और फिर जब मैं इसको मैथमेटिकल पोर्शन जब शो अप करूंगा तो उस पर फोकस कीजिएगा। तो देखो बच्चों, हमारा टॉपिक है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना करना, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, हम एक विद्युत द्विध्रुव को उपयोग में लेते हैं, और विद्युत द्विध्रुव के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है। तो हमने एक विद्युत द्विध्रुव को उपयोग में लिया था, उस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय दूरी पर, ठीक है ना, किस पर, अक्षीय दूरी पर, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी, जो कि अक्ष वाली दूरी है, ठीक है। तो किसी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक कोई बिंदु P उपस्थित होता है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की क्या करनी होती है भैया, गणना करनी होती है। तो जरा ध्यान दीजिए, कैसे करेंगे गणना। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, जिसके मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हो गए, पॉइंट A और ये हो गया पॉइंट B। यहाँ पर -q चार्ज है, यहाँ पर +q चार्ज है, और ये इन दोनों आवेशों के मध्य की हो गए अल्प दूरी 2a। मान लेते हैं भैया ये बिंदु O इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, तो भैया इन दोनों के मध्य की जो टोटल दूरी है वो 2a है, तो और ये मध्य बिंदु O है, तो AO कितनी हो जाएगी सज्जनों, स्मॉल a, और ये OB भी कितनी हो जाएगी भैया, स्मॉल a, ठीक है। अकॉर्डिंग आवर डेफिनेशंस जो हमने अभी इसमें बताई है आपको, इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, दैट मीन्स ये इसका मिडेस्ट पॉइंट है, इससे स्मॉल r दूरी पर, यानी कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है जहाँ पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की क्या करनी है भैया, गणना करनी है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, बिल्कुल करते हैं। तो सुनिए, अब इस पॉइंट P पर जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे वो कैसे करेंगे, एक बार तो -q के कारण ज्ञात करेंगे और एक बार +q के कारण ज्ञात करेंगे, और दोनों आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आएगी उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल कर आएगी कि नहीं आएगी ना। तो कैसे आएगी, तो जरा ध्यान दीजिए, मैं पॉइंट P पर परीक्षण आवेश Q0 को उपस्थित कर देता हूं। मैंने पॉइंट P पर परीक्षण आवेश Q0 को उपस्थित कर दिया है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -q आवेश के कारण ज्ञात करूंगा। तो जरा ध्यान दीजिए, -q के कारण ज्ञात करूंगा, तो कैसे करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। -q की टोटल पॉइंट P से दूरी देख लीजिएगा, तो देखो O से लेके P के मध्य की दूरी स्मॉल r है, और ये AO डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल a। तो -q की पॉइंट P से अगर टोटल डिस्टेंस ज्ञात करेंगे तो बेटा कितनी हो जाएगी, r+a। समझ में आ रही होगी आपको कि r+a कैसे बनी। और अगर अब हम +q की पॉइंट P से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं O से लेके P के मध्य की दूरी r है, और OB कितनी है, स्मॉल a। हमें क्या चाहिए, BP। तो BP को निकालने के लिए हम टोटल OP में से OB को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जो दूरी निकल कर आएगी वो कितनी के बराबर होगी, BP के बराबर होगी। तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, r-a। उम्मीद करता हूं ये जो दूरियां मैंने निकाली हैं ये आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं वापस से उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं,
सबसे पहले हम माइनस क्यू आवेश के कारण याद करेंगे, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण याद करेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू वास्तविकता में दोनों हैं क्या है? बिंदुवत आवेश ही तो हैं, है या नहीं बिंदुवत आवेश? भाई माइनस क्यू भी पॉइंट ए पर रखा हुआ है और प्लस क्यू आवेश भी पॉइंट बी पर रखा हुआ है, तो ये दोनों आवेश कैसे हो गए? बिंदुवत आवेश ही तो हैं। और इससे पहले जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको किसी भी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने का सूत्र बताया था, E इज इक्वल टू k/r²। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। तो इसी हिसाब से अब हम इन दोनों आवेशों के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। नंबर 1, माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश के कारण है इसलिए मैंने E माइनस क्यू लिख दिया है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने E वेक्टर से व्यक्त कर दिया, ठीक है ना, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जरा ध्यान दो भैया कैसे ज्ञात करोगे। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूं। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये क्या है? क्यू नॉट, ठीक है। दोनों की नेचर कैसी हो गई? अपोजिट। भाई एक तो माइनस क्यू है और एक प्लस का क्यू नॉट है, और क्यू नॉट तो क्या होता है? परीक्षण आवेश, जिसका मान सदैव कितना होता है? 1 कूलम। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों की जब नेचर डिफरेंट है तो माइनस क्यू वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा ना। तो डायरेक्शन किधर की साइड हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी बिंदु ए की तरफ, यानी कि जब हम माइनस क्यू के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो जो दिशा होगी वो P से किधर की ओर होगी? ए की ओर। तो मैं लिख रहा हूं ऊपर की ओर, चित्र से ऊपर की ओर माइनस क्यू। इसका मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसकी डायरेक्शन होगी P से ए की ओर। किधर से किधर की ओर हो रही है? P से ए की ओर। और ये लीजिए, ये एरो का साइन मार्क मैंने लगा दिया जो बता रहा है कि दिशा किधर की साइड है? P से ए की ओर, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र लिख ही रहा है हमारे पास, क्योंकि वास्तविकता में माइनस क्यू एक बिंदुवत आवेश है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको मैंने E माइनस क्यू से शो किया है। फॉर्मूले के हिसाब से कांस्टेंट के आवेश माइनस क्यू बटे में मध्य की दूरी कितनी हो रही है भैया? माइनस क्यू और पॉइंट P के मध्य की दूरी कितनी हो रही है? R प्लस ए। तो फॉर्मूले के हिसाब से दूरी की जगह पर हमने लिख दिया R प्लस ए और उसका क्या लगा दिया? होल स्क्वायर। दैट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? ओके। सेकंड पॉइंट, माइनस क्यू की कहानी खत्म हुई। अब कौन बैठा है? प्लस क्यू। भैया इसका भी तो निकालना पड़ेगा, बुरा मान जाएगा। तो प्लस क्यू को निकालते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले डायरेक्शन देख लीजिएगा। एक प्लस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू नॉट है, ठीक है ना। जरा अपनी आंखों को चौड़ा चौड़ा कर देखिए, दोनों की नेचर सेम है क्या? नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों धनावेशित हैं। ऑब्वियसली सी बात है प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो ये जो प्लस क्यू है क्यू नॉट, क्योंकि क्यू नॉट क्यू के कंपेयरिंग में कैसा है? छोटा है, क्योंकि परीक्षण आवेश ही तो है, किसी स्थिति पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़ा पहलवान छोटे पहलवान को उठा के फेंक देगा कि नहीं? फेंक देगा ना। और जब फेंक देगा तो ये भैया जो प्लस क्यू आवेश है ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट को इसी की दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। तो डायरेक्शन किधर हो गई भैया? इधर हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखूंगा, ये लीजिए प्लस क्यू। इसका मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की जो दिशा है वो कहां से कहां की ओर हो रही है? बी से पी की ओर जा रही कि नहीं जा रही है? बी से पी की ओर। उम्मीद करता हूं दिशा मैंने कैसे कैसे निकाली आपके समझ में आ रही होगी कहानी, ठीक है। और ये लीजिए, ये लगा दिया मैंने एरो का साइन मार्क जो बता रहा है डायरेक्शन है बी टू पी। ओके, ठीक है। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं वही प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता को E वेक्टर से व्यक्त कर दिया और कौन सा आवेश कारण निकाल रहे हैं? प्लस क्यू आवेश कारण। तो सरफिक्स में क्या लगा दिया है मैंने? प्लस क्यू। अकॉर्डिंग दिस फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि प्लस क्यू भी एक बिंदुवत आवेश है, तो E प्लस क्यू बराबर में कांस्टेंट के धनावेश है तो प्लस क्यू आवेश हो गया।
मध्य की दूरी कितनी है भैया, r माइनस ए, r माइनस ए का होल स्क्वायर। दैट्स इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सीधी सी बात है, देखो भैया दोनों के कारण निकाल ली टोटल इंटेंसिटी। टोटल का मतलब कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, तो कहीं करेंगे आपा, इन दोनों ने जोड़ेंगे कि ना है, जोड़ देंगे दोनों ने। आओ तो जोड़बो तो ललाओ तुम पे आ गई है, तो यार जोड़ ही दो भाई, है ना। तो यार देखो कैसे जोड़ेंगे आपा, आ जाओ। तो मैं यहाँ एक अपनी लाइन लिख रहा हूँ और वो लाइन है अतः बिंदु P पर, किस पर, P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जहां कुल वर्ड आ रहा है तो भैया जितने भी आवेशन के कारण आपने विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करी है ना, उन सब ने आपस में क्या कर दो भैया, जोड़ दो। ठीक है ना, जिंदगी सेट हो जानी है तुम्हारी। तो आओ जोड़ते हैं भैया। नंबर एक एलएचएस पार्ट में E, जो कि क्या है, पॉइंट P की टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E बराबर में सबसे पहले मैंने प्लस क्यू आवेश के कारण ली, प्लस उसके बाद मैंने किसकी ली, माइनस क्यू आवेश कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, दोनों को ले लिया है और दोनों को क्या कर दिया है, आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, तो समीकरण मेरे पास बन ही चुका है, इसको मैंने दे दिया है समीकरण नंबर 3। अब यार 12वीं क्लास के बालक हो तुम, तो ये बार बार लिखना जरूरी थोड़ी है, वैसे समझ लीजिएगा। समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 1 और 2 से E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का मान रखने पर रख दे डायरेक्टली। अरे बस समझ में, हाँ तो रख ही देते हैं, आ जाइएगा। E बराबर E प्लस क्यू, कहाँ E प्लस क्यू, ये रहा, रखिएगा मान के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस E माइनस क्यू। ये भाई साहब कहाँ बैठे हैं, ये रहे। ठीक है, तो K माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों के मान हम रख चुके हैं। ठीक है, आप रुके रहिएगा, बड़ा ही आनंद आने वाला है इसको सॉल्व करने में। तो देखिए इस ब्रैकेट को खोलो, इस ब्रैकेट के अंदर एक माइनस रूपी आतंकवादी बैठा हुआ है। ये ब्रैकेट जैसे खुलेगा, ये आतंकवादी रूपी माइनस यहां से बाहर निकलेगा और तुरंत इस प्लस पर आकर अटैक करेगा। अटैक करेगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस होगा तो E बराबर में के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। खासकर जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित जो बच्चे हैं वो ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उनका मैथमेटिकल पोर्शन कहीं ना कहीं वीक होता है। इसको अदरवाइज ना लें, क्योंकि मैं जानता हूँ, आ रही बात समझ में, इसलिए वो बच्चे खासकर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ब्रैकेट को खोला था तो माइनस ने प्लस पर अटैक किया है तो वो माइनस हो गया। ठीक है, और ये हो गया के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं बच्चों, के क्यू यहाँ भी बैठा है और के क्यू यहाँ भी बैठा है। के क्यू को हम बाहर ले सकते हैं यहाँ से, तो के क्यू को मैंने कॉमन लिया है, तो इनसाइड क्या फंक्शन बच रहा है बेटा, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में तो दोनों ही भूत अलग अलग दिख रहे हैं, तो दोनों को ही ले लो, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ले लिया दोनों को। अब क्या बचने वाला है मेरे पास, देखिए जो बच रहा है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास क्या बचा है, कोई घर थोड़ी ले जाना है मेरे को। तो आर माइनस ए के होल स्क्वायर में हमने हमने लघुत्तम लिया आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों का भाग देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचना है हमारे पास, आर प्लस ए होल स्क्वायर, यहाँ बच गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या बच जा रहा है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे लघुत्तम की जो वैल्यू है वो चली रही है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब क्या करें साहब, बड़ी समस्या है, क्या करें अब हम, तो अब हम वही करेंगे जो अब तक इसके साथ होता आ रहा है, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए क्या होता आ रहा है भैया इसके साथ, तो ज़रा ध्यान दीजिए, एक बार मैं यहाँ और लिख देता हूँ, यहाँ पे बचा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मैंने अब यहाँ लिख दिया व्यवस्थित क्रम में। अब आपने दो फंक्शन पढ़े होंगे, एक तो पढ़ा है आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर
और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक आपने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर जिसका फंक्शन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब इसको तो खोल दो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसको खोल दो a माइनस बी के होल स्क्वायर से, बस देखो जब सब खुल जाएगा तो फिर तो आनंद आने वाला ही है। तो देखिए खोलने का प्रोग्राम शुरू करते हैं, आ जाइए। E बराबर में के क्यू देन ब्रैकेट स्टार्ट, r प्लस ए का होल स्क्वायर खोल रहा हूं भैया, तो देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, बाहर बैठाइए, इसको खोलो, माइनस है बीच में तो ब्रैकेट का चिन्ह जरूर ले लेना सज्जनों, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ar ब्रैकेट क्लोज, और बटे में चल रहा है आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर जो कि आपका लघु उत्तर है। ठीक है, अब देखो अब और भी आनंद आने वाला है, इसको तो छेड़ो ही मत, बहुत कठकना है ये, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दो जो है जैसा है। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, इसको छेड़ रहा हूँ मैं, इसके ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ तो बाहर माइनस बैठा है, सबको तबाह करेगा, तो आओ छेड़ने का प्रोग्राम शुरू करें। तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के 2ar देन ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई जो एलसीएम आपका चल रहा है उसको लिख दीजिएगा आंख बंद करके, आर माइनस ए का होल स्क्वायर देन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। देखो थोड़ी सी कटाई पिटाई का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आर स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये स्क्वायर ये माइनस के स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ई इज इक्वल्स टू में के क्यू देन ब्रैकेट स्टार्ट 2ar और 2ar कितना हो जाएगा 4ar। अब देखो थोड़ा सा नीचे और थोड़ी सी हम कल्पतराई कर लेते हैं, ठीक है ना, और कल्पतराई का मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, देसी भाषा में कल्पतराई बोलते हैं। आपने एक फंक्शन पढ़ा है, देखिए r माइनस ए का r माइनस ए, इन स्क्वायरों को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, भूल गए ना, r माइनस ए और r प्लस ए। तो आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं रफवर कर रहा हूं यहां पर, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगर हम इन दोनों का गुणा कराएं, दोनों को गुणा कराएं तो वैल्यू क्या निकल कर आती है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो आती है कि नहीं आती है, आती है ना। तो आप थोड़ी देर के लिए इन स्क्वायरों को भूल जाइए और केवल इतना याद रखिए ये r माइनस ए है और ये r प्लस ए है, दोनों को गुणा कराओ, तो दोनों को गुणा कराएंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और पावर कॉमन चल रही है तो कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये ऊपर वाली जो संख्या है ना, इसको मैं थोड़ा सा व्यवस्थित क्रम में लिखता हूं, हालांकि अभी भी व्यवस्थित है लेकिन थोड़ा सा और व्यवस्थित कर देते हैं। क्या जा रहा है, इज का में देखो k अपनी जगह पर है, q अपनी जगह पर है, ये जो 4a है तो ध्यान दें, थोड़ा सा रफ वर्क चल रहा है हमारा कंटिन्यू, यहाँ पर 4a है, क्या इसको मैं 2 गुणा में 2a नहीं लिख सकता क्या, अरे 4a बराबर 2 गुणा में 2a है, तो रखो इसको, k अपनी जगह पर q अपनी जगह पर, 4a को लिखा है मैंने 2a इंटू 2, 4a को लिख दिया 2a इंटू 2, और गुणा में कौन बैठा है r, और नीचे क्या चल रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे ध्यान दें। अब देखो भैया मैंने आपको बताया है विद्युत द्विध्रुव P इज टू में Q इंटू 2a होता है कि नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर Q इंटू 2a नजर आ रहा होगा, E इज टू में K, Q इंटू 2a की जगह पर क्या रख दिया मैंने P, और गुणा में कितना चल रहा है 2r, और बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़े से चित्रानुसार यानी कि चित्र की तरफ चलिए, चित्रानुसार ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस a है, यानी कि 2a अल्प दूरी थी, अल्प दूरी की भी आधी दूरी ज्यादा अत्यल्प हो रही है कि नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा अत्यल्प हो रही है ना, किसकी तुलना में, r की तुलना में। तो मैं यहां लिख दूंगा सर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ऑफ स्मॉल a, जब r की सिंगल फॉर्म a की सिंगल फॉर्म से कैसी है, अधिक बड़ी है, तो भैया r का स्क्वायर भी a के स्क्वायर से कैसा होगा, अधिक बड़ा होगा। इसलिए अब हम a स्क्वायर के पदों को कैसा मान लेंगे, नगण्य, कैसा मान लेंगे, नगण्य मानने पर। तो स्क्वायर का पद खत्म हो गया, तो इस गस्ट में अभी 2u खैरो साहब मुझे आगे ले आओ, 2 को आगे ले आए, k p r, 2k p r लिख दिया हमने इसको। ठीक है, a स्क्वायर खत्म हो ही गया, तो अब आपके पास क्या बच रहा है, आर स्क्वायर का भी स्क्वायर,
तो आर स्क्वायर का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर की पावर 4 है, होगा कि नहीं, आर की पावर 4, आर से आर की पावर 4 कितने टाइम कट गया, आर क्यूब टाइम कट गया, तो E इजिकल्स टू में कितना बचेगा 2kp अपॉन आर क्यूब। आ गया भैया। किस पर आ रहा है ये, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर में 2kp अपॉन आर क्यूब। ये स्केलर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यहां पे लगाइएगा वेक्टर का साइन मार्क और यहां पे लिख दीजिएगा आर कैप, ठीक है ना, यहां पे भी वेक्टर लगा दीजिएगा क्योंकि ये सदिश राशि है, ठीक है। दैट्स ऑल। आज की क्लास यही खत्म होती है, आगे के टॉपिकों की जानकारी आपको नेक्स्ट क्लास में दी जाएगी, तब तक आप इसको ढंग से अच्छे से रीड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।